Dear students, today we will discuss about potentiometer. Potentiometer which measure potential difference. The device which is used to measure accurate potential difference is known as potentiometer. Potentiometer is the device which is used to measure accurate potential difference. EMF are internal resistances of cell. Potentiometer is based on Wheatstone bridge principle. It is also an application of Wheatstone bridge principle. It is an arrangement which is used to measure accurate PD potential difference and based on Wheatstone bridge principle. Since an ideal voltmeter which does not change the original potential difference needs to have infinite resistance, but a voltmeter cannot designed to have an infinite resistance. Potentiometer is one such device which does not draw any current from the circuit and still measures the potential difference, so it acts an ideal voltmeter. It means potentiometer is an ideal voltmeter. Potentiometer is an ideal voltmeter because it does not draw any current from the circuit. अब पोटेंशियोमीटर एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम एक्यूरेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस या किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसी वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर के अलावा वोल्टमीटर इसके अतिरिक्त एक अन्य ऐसी डिवाइस है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, लेकिन किसी भी वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में उसके द्वारा कुछ करंट ड्रा किया जाता है। किसी आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए और ऐसा कोई वोल्टमीटर डिज़ाइन नहीं किया जा सकता या ऐसा कोई वोल्टमीटर डिज़ाइन नहीं किया गया है। अर्थात यदि हम वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस पीडी मेज़र करते हैं तो जब पीडी मेज़र किया जाएगा तो सर्किट से कुछ करंट वोल्टमीटर के द्वारा ड्रा किया जाएगा, जिसके कारण हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, ईएमएफ नहीं मिलेगा। अर्थात एक्यूरेट ईएमएफ वोल्टमीटर से हम मेज़र ही नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि हम 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वहाँ भी हमें एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर मेजर करके नहीं दे सकता, क्योंकि वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए और ऐसा संभव नहीं है। उसके द्वारा मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ करंट निश्चित ही रूप से ड्रा किया जाएगा, जिसके कारण उसका एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त करना संभव नहीं होगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो नल मेथड पर वर्क करती है, नल डिफ्लेक्शन पर वर्क करती है, जीरो डिफ्लेक्शन पर वर्क करती है और इस समय इसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई करंट सर्किट से ड्रा नहीं किया जाता। अर्थात जब जिन पॉइंट्स पर व्हीटस्टोन ब्रिज के जिन पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ ए सेल को पोटेंशियोमीटर के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है कि जब 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो
जब 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो तो ऐसी कंडीशन में उनमें करंट का फ्लो नहीं होता। और हम जानते हैं कि जब किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया गया हो तो पर यूनिट पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यदि हम एल लेंथ पर वी पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं तो पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी अपान एल के इक्वल होगा, अर्थात अलग अलग लेंथ पर पोटेंशियल माने वोल्टेज का मान वैल्यू डिफरेंट हो गया, अलग अलग होगी। यदि एक समान यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर लिया जाए और करंट कांस्टेंट हो, यदि हम यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक वायर लेकर उसमें कांस्टेंट करंट को फ्लो करें तो ऐसी कंडीशन में वायर के अलग अलग लेंथ के पर रखने पर अलग अलग लेंथ पर यदि वोल्टेज को मेजर किया जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप के कारण वोल्टेज अलग अलग होता है। और ऐसी कंडीशन में जिस पॉइंट पर किसी का वोल्टेज इक्वल हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। यही इसका प्रिंसिपल है। तो पहला क्वेश्चन कि पोटेंशियोमीटर क्या है, तो पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस आर एन अरेंजमेंट बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। Potentiometer is a device or arrangement based on Wheatstone bridge principle which is used to measure accurate potential difference, EMF of any cell or internal resistances of any cell or compare EMF to any cell। ये तो हुआ पोटेंशियोमीटर का इंट्रो। अब पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट 10 or 4 1 meter long wire segments. It consists 10 or 4 1 meter long wire segments between two copper strips which is stretched on a board, which is stretched on a wooden board, and a 1 meter scale is also fitted on this board to measure balancing length of null point। पोटेंशियोमीटर में 1 मीटर लंबाई के 4 या 10 वायर्स को 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रेच किया गया होता है 1 मीटर। इस तरह से इसकी लेंथ 4 मीटर या 10 मीटर ली जाती है, जो कि 1 मीटर लंबे बोर्ड पर 1 मीटर लॉन्ग वायर्स को आपस में कनेक्ट करके इस तरह कनेक्ट करके बनाई जाती है। इसमें एक स्केल लगा होता है, मीटर स्केल, जिसमें दोनों ओर ऊपर नीचे उल्टा और सीधे में पैमाने होते हैं। कैलिब्रेशन होता है जिसकी सहायता से बैलेंसिंग लेंथ को रीड किया जाता है। इसमें यूज किया जाना वायर हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है एवं लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट के वायर का, जो कि एक एलॉय होते हैं, जिनके लिए मैग्नाइन या कॉन्स्टेंटन वायर का यूज किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर को बनाने के लिए 1 मीटर चौड़े बोर्ड, 1 मीटर लंबे बोर्ड पर 4 या 10 मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर को कॉपर स्ट्रिप्स की सहायता से 4 मीटर या 10 मीटर लेंथ का स्ट्रेच कर दिया जाता है। और इसके साथ में 1 मीटर स्केल लगा होता है, जिसमें दोनों ओर से क्या होते हैं, कैलिब्रेशन होता है, जो बैलेंसिंग लेंथ को रीड करने के काम आता है। और ये वायर जो होते हैं
हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एवं लो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बने होते हैं, जिससे कि करंट फ्लो होने पर साथ ही इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होता है, जिसके ताकि जब इसमें करंट फ्लो हो तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप सभी स्थानों पर इक्वल हो। इसको किससे बनाया जाता है? इसके वायर एलायस के होते हैं, जो कि ऐसे एलायस के जिनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है एवं ये लो टेम्परेचर कोफिशिएंट के होते हैं, जिसका ताकि जब इसमें से करंट फ्लो हो तो पोटेंशियल ड्रॉप सभी स्थानों पर एक समान हो और करंट फ्लो कंटिन्यू होने पर या थोड़े अधिक समय तक होने पर टेम्परेचर बढ़ने के कारण इनका रेजिस्टेंस में चेंज ना हो। इस कारण से इन्हें हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। जिस हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाले मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता या नेग्लिजिबल चेंज होता है। इस कारण से इन्हें हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का बनाया जाता है और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म लिया जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म लेने के कारण इनका पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पर इक्वल होता है। तो ये इसका मैंने आपका क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि व्हाई पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन वोल्टमीटर। तो व्हाई पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन वोल्टमीटर, तो इसके दिया डिफरेंसेस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। तो वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में मेजर, पहला तो पोटेंशियोमीटर मेजर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, while voltmeter cannot measure original or accurate value of EMF or potential difference। दूसरा जो डिफरेंस है ये नल पॉइंट पर काम करता है, जिसके कारण इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता। सर्किट से रीडिंग देने के लिए या वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी प्रकार का करंट ड्रा नहीं किया जाता, लेकिन वोल्टमीटर से रीडिंग लेने के लिए, वोल्टमीटर से रीडिंग को पढ़ने के लिए, वोल्टमीटर से किसी पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए इसमें से करंट ड्रा किया जाता है। माने पोटेंशियोमीटर इसमें कोई करंट ड्रा नहीं किया जाता सर्किट से रीडिंग देने के लिए या मेजर वैल्यू मेजर करने के लिए, जबकि वोल्टमीटर में वैल्यू को मेजर करने के लिए करंट ड्रा किया जाता है। सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस आप कह सकते हो कि वोल्टमीटर में हम रीडिंग को पढ़ते हैं, जिसके कारण रीडिंग को पढ़ने में भी क्या हो सकती है, एरर हो सकती है, जबकि इसमें किसी रीडिंग को रीड नहीं किया जाता, इसमें लेंथ ली जाती है और पोटेंशियल ड्रॉप को की सहायता से माने कैलकुलेट किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन वोल्टमीटर। फोर्थ क्वेश्चन इसमें आता है, कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रिंसिपल इसका क्या है? टू डिटरमाइन the basic principle of the potentiometer is that when a constant current flows through a wire of uniform cross-sectional area and composition, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to the length। यदि किसी एक समान क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, यदि किसी एक समान क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका पर यूनिट पोटेंशियल ड्रॉप एक समान होता है। तो इस पर यूनिट पोटेंशियल ड्रॉप एक समान होता है, जो कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली proportional to that length। Principle of the potentiometer: let the length of wire of potentiometer be L if the applied potential difference across the wire of potentiometer is V, then potential drop on the per unit length of potentiometer B
K is equal to V upon L volt per meter. Let if the position of null point in the galvanometer at any point Q distant L from positive end of cell, hence EMF of that cell is E is equal to K into L. यदि पोटेंशियोमीटर के L मीटर वायर पर L मीटर लेंथ के वायर में V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो तो पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप V अपान L होगा। और यदि हम पॉजिटिव एंड से किसी पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंसिंग लेंथ को मेजर कर लें तो चूंकि बैलेंसिंग लेंथ जो है पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, तो जब हम मेजर करते हैं और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप K है, पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप K है, तो L लेंथ पर L लेंथ बैलेंसिंग लेंथ L पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल ड्रॉप इनटू लेंथ, तो K इंटू L विल बी एक्यूरेट पोटेंशियल ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट। तो वहां बैलेंसिंग पॉइंट माने जब हम किसी सेल को लेकर कंपेयर किसी सेल या किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं तो हम जिस पॉइंट पर हमें बैलेंसिंग या नल पॉइंट मिलता है उस पॉइंट की यदि हम पॉजिटिव एंड से सेल के पॉजिटिव एंड से मेजर कर लें लेंथ, तो लेंथ में जब हम पोटेंशियल ड्रॉप को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता चल जाएगी और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही मेजर किए जाने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। इस प्रिंसिपल को, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके पोटेंशियोमीटर काम करता है। इसके दो मेजर माने मेन एप्लीकेशन जो है वो है पहला आपका कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स जो कि हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, और दूसरा फाइंड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इनका सर्किट क्या है, इनका सर्किट क्या है वो देख लो। तो सर्किट क्या है, ईएमएफ कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो हमारा ये पोटेंशियोमीटर हो गया ए से बी के बीच में 4 मीटर लेंथ का पोटेंशियोमीटर है। इसका मेन सर्किट हमेशा 2 सर्किट होते हैं, मेन सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट। तो मेन सर्किट में हम एक हाई टेंशन बैटरी को जोड़ते हैं, हाई टेंशन बैटरी के साथ एक की कनेक्ट होती है और की के साथ रियोस्टेट कनेक्ट होता है। माने बोथ एंड ऑफ द वायर, वो वायर के दोनों एंड पर कांस्टेंट करंट को फ्लो करने के लिए इसमें एक हाई टेंशन बैटरी लगी होती है। और चूंकि एक्सपेरिमेंटल टाइम पर ही हम सर्किट को ऑन करते हैं और कांस्टेंट करंट को फ्लो करते हैं, इसलिए इसमें एक की अनिवार्य रूप से लगाई जाती है ताकि कंटिन्यू कांस्टेंट करंट फ्लो ना हो, इसलिए हम एक की का यूज करते हैं। और रियोस्टेट करंट की वैल्यू सेंसिटिविटी, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होता है पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए कि हम करंट की वैल्यू को कम कर दें। जब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर और अधिक सेंसिटिव हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव बनाने के 2 तरीके हैं। देयर आर 2 मैनर्स टू मेक सेंसिटिव ऑफ एनी पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट, reduce value of current, constant current, or increase the length of wire of potentiometer। हम यदि अपना पोटेंशियोमीटर को अत्यधिक सेंसिटिव बनाना चाहते हैं, अति संवेदनशील बनाना चाहते हैं कि वो माइनर से माइनर वैल्यूज को भी स्टडी कर सके और मिनिमम डिफरेंस को भी कैलकुलेट कर सके, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस को भी कैलकुलेट कर सके, उसमें जरा सा भी डिफ्लेक्शन होने पर नल वैल्यू चेंज हो, तो ऐसी कंडीशन में हम 2 ही चीज़ें कर सकते हैं। 2 मेथड है कि या तो हम पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ बढ़ा दें, और चूंकि हमें जो पोटेंशियोमीटर दिया है तो हम तुरंत में लेंथ बढ़ा नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को कम कर सकते हैं। इसलिए हमें रियोस्टेट दिया गया है, रियोस्टेट की सहायता से हम करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सेंसिटिव बनाने के लिए ये मेन सर्किट किसी भी पोटेंशियोमीटर का मेन सर्किट हर प्रैक्टिकल में, हर एक्सपेरिमेंट में यही रहेगा। ये मेन सर्किट है, इसमें कोई चेंज नहीं होता।
जो इसे कांस्टेंट करंट और इसे सेंसिटिव बनाने के लिए तथा एक प्रिकॉशंस के लिए कि कंटिन्यू कांस्टेंट करंट फ्लो ना हो की का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी पोटेंशियोमीटर का मेन सर्किट हाई टेंशन बैटरी, ताकि एक कांस्टेंट करंट को हम वायर में फ्लो कर सकें, कि ताकि कांस्टेंट करंट एक्सपेरिमेंटल टाइम पर ही हम की को कम लगाकर सर्किट कंप्लीट करें और करंट फ्लो करें, अन्यथा की निकाल दें ताकि करंट कंटिन्यू फ्लो ना हो, जिससे तार गर्म ना हो और किसी भी स्थिति में पोटेंशियल ड्रॉप या रेजिस्टेंस चेंज ना हो। थर्ड, रियोस्टेट। यदि हम पोटेंशियोमीटर को और अधिक सेंसिटिव बनाना चाहते हैं या वह अलग अलग करंट पर अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप पर हम वैल्यू गेट करना चाहते हैं, तो रियोस्टेट से हम करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये मेन सर्किट हो गए जो कि दोनों तार के बोथ एंड पे कनेक्ट होते हैं। वन थिंग। सेकेंड थी सेकेंडरी सर्किट, सबके अलग अलग होंगे। पहला, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जिन टू सेल्स को हमें कंपेयर करना, मान लो E1 E1 और E2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले दो सेल हमें दिए गए हैं, जिनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हमें कंपेयर करना, अर्थात हमें वैल्यू ऑफ E1 अपान E2 निकालनी है। तो इसके लिए जो सर्किट होगा, पहले तो सर्किट देख लें, फिर प्रिंसिपल भी देख लेते हैं, कि फिर वर्किंग देखेंगे, फिर प्रिंसिपल देखेंगे, फिर कैलकुलेशन देखेंगे। तो इसमें वर्किंग क्या होगी कि दोनों सेलों को पॉजिटिव एंड से, जिससे बैटरी का पॉजिटिव एंड जो है, उस पॉजिटिव एंड के वायर के उस पॉजिटिव एंड से हम दोनों के पॉजिटिव एंड को कनेक्ट कर देते हैं, और बैटरी के दोनों सेल जो हमें जिनके ईएमएफ E1 और E2 हैं, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को हम एक टू वे की के पॉइंट से बोथ एंड से कनेक्ट कर देते हैं। एक टू वे की लेते हैं और टू वे की के दोनों ही दिए गए सेल्स के क्या कर देते हैं, दोनों ही सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं बोथ एंड से, और सेंटर से हम कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स को। रेजिस्टेंस बॉक्स का सेकंड एंड कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का सेकंड एंड कनेक्ट होता है जॉकी से। तो ये हमारा किन्हीं टू सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने का सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट, जिसमें कि टू सेल्स के पॉजिटिव एंड्स उसी एंड से जुड़ जाएंगे जिससे बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्ट है, और उसके बाद उसके दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को टू वे की के बोथ एंड से कनेक्ट कर देते हैं, और सेंटर पॉइंट से हम निकाल देते हैं किसको, सेंटर पॉइंट से हम कनेक्ट कर देते हैं रजिस्टर बॉक्स के एक एंड को, और रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड को गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को हम कनेक्ट कर देते हैं सेकेंड एंड को जॉकी से। तो इनको दोनों कंडीशन में अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए E1 E2 ये रेजिस्टेंस बॉक्स यदि यहाँ ना भी ले तो भी काम चल जाएगा। इसमें फिर इसकी वर्किंग, तो सेकेंडरी सर्किट, अब वर्किंग के लिए सेकेंडरी सर्किट में ये जो दो सेल जिनके ईएमएफ हमें कंपेयर करने हैं, उन सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट किया है। ये टू वे की है जिनसे हमने इनके दोनों एंड से नेगेटिव टर्मिनल्स को किया है, नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट किया है, और जो सेंटर है, सेंटर से हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया, और रेजिस्टेंस बॉक्स से गैल्वेनोमीटर को। रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर इससे हाई रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जिससे गैल्वेनोमीटर से जाने वाला जो करंट है वो एक्सेस ना हो, गैल्वेनोमीटर को क्षति ना हो। इस कारण से हम यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से हाई रेजिस्टेंस निकाल के गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्शन देते हैं, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसके बीच में एक की लगा देते हैं, जिससे E1 वाला EMF E1 का सेल सर्किट में आ जाता है, और अब डिफरेंट प्लेस पर रखकर हम नल बैलेंसिंग गैल्वेनोमीटर में
जीरो डिफ्लेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। मान लो J1 पर आया और फिर उस रेजिस्टेंस बॉक्स से उस हाई रेजिस्टेंस को उतने ही निकले रहने देते हैं। अब हमें ये इस तरह से की है कि यहाँ पर यदि हम की लगाएंगे तो ये की यहाँ फिक्स हो गई, तो ये कनेक्शन हो जाएगा, E1 स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ से हम E2 फिर उसके बाद सेकेंड की को हम यदि ऐड कर देंगे तो ये कनेक्शन हो जाएगा, इसका सेकेंड सेल का कनेक्शन हो जाएगा। और सेकेंड सेल के लिए मान लो ये हमें मिलता है J2, तो पहले के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिल गई AJ1 और सेकेंड के लिए मिल गई AJ2। इफ AJ1 is equal to L1 and AJ2 is equal to L2. If potential drop is represented by K, if potential drop on this wire after applied constant current B K, so potential, so EMF E1 is equal to L1 into K and E2 is equal to L2 into K, implies that E1 upon E2 is equal to L1K into L2K. K is cancelled by K, so E1 upon E2 is equal to L1 upon L2। हमारा प्रैक्टिकल सिंपल है, ये इसका प्रिंसिपल है। कैलकुलेशन के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है और करंट कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट करंट को यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर में फ्लो किया जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, जो कि डायरेक्टली पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। So we calculate balancing length, we calculate potential drop by the help of balancing length null point। तो इस प्रैक्टिकल में हमने क्या किया कि पहले E1 वाले सेल को हाई रेजिस्टेंस यहाँ से निकालकर हाई रेजिस्टेंस निकाल दिया, फिर E1 इस सर्किट को कंप्लीट किया, कुंजी K1 को लगाया, फिर E1 के सर्किट को कंप्लीट करके उसके लिए अलग अलग स्थानों पर जाकी को रख के नल पॉइंट लिया। और जैसे ही नल पॉइंट मिलता है हमने उसको स्केल से बैलेंसिंग लेंथ पढ़ ली। इस तरह से हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली AJ1। यदि AJ1 इक्वल टू L1 है, फिर उसके बाद इस सर्किट को ओपन कर दिया, सेकंड सर्किट को कनेक्ट किया, सेकंड सेल जो हमारा था उसे कनेक्ट करके फिर हम उसके लिए नल पॉइंट बैलेंस या नल डिफ्लेक्शन या जीरो डिफ्लेक्शन को हासिल कर लेते हैं। और जिस पॉइंट पर हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से यदि J2 पर हमें पोजीशन मिलती है तो AJ2 को हम निकाल लेते हैं। मान लो AJ2 इक्वल टू L2, और यदि AB के बीच V पोटेंशियल ड्रॉप करने पर, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इसका पोटेंशियल ड्रॉप K हो, तो E1 इक्वल टू L1 इंटू K एंड E2 इक्वल टू L2 इंटू K। सो E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। ये फाइनल। तो हमें इस दो सेलों के EMF का, टू सेल्स के EMF को कंपेयर करने के लिए सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ, फर्स्ट सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ और सेकंड सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ को प्राप्त करना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेल से दो सेलों के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कंपेयर वाला। सेकंड पार्ट जो है सेकेंड एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसके लिए हम जो सर्किट अप्लाई करेंगे, मेन सर्किट वही रहेगा। जो सेकेंडरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट में जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उस सेल को हम क्या करते हैं, इसके पॉजिटिव एंड से, बैटरी के पॉजिटिव एंड वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और इस एंड से नेगेटिव को
डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर से, और सेल के पॉजिटिव एवं नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच एक रेजिस्टेंस बॉक्स को रेजिस्टेंस बॉक्स और की को कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये एक मैंने जो आपका सेकंड टर्मिनल है उसको गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का सेकंड एंड जॉकी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो अलग अलग दिख रहा है इसमें पॉजिटिव एंड से रेजिस्टेंस बॉक्स का एक एंड और नेगेटिव टर्मिनल से की और की का सेकंड एंड रेजिस्टेंस बॉक्स को दे दिया जाता है। जबकि पॉजिटिव एंड माने पॉजिटिव एंड से 2 वायर निकलेंगे और नेगेटिव एंड से 2 वायर निकलेंगे। पॉजिटिव एंड का एक वायर चला जाएगा ए पर, एक वायर रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड पर, सेकंड वायर नेगेटिव एंड का चला जाएगा की से, की का सेकंड एंड कनेक्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स से, और नेगेटिव टर्मिनल का सेकंड वायर गैल्वेनोमीटर के वन एंड से और गैल्वेनोमीटर का सेकंड एंड जॉकी से कनेक्ट हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट की वर्किंग क्या होगी, जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया जो कनेक्ट करके, तो अब वर्किंग हम करते हैं। तो पहले K1 को कनेक्ट करेंगे, माने मेन सर्किट को कंप्लीट करेंगे। अब इसके उपरांत K2 को ओपन ही रहने देंगे और जॉकी को ए से बी के बीच में मूव करते हुए तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि मूव करके चेक करते रहेंगे जब तक कि हमें यहाँ पर नल पॉइंट या जीरो डिफ्लेक्शन प्राप्त नहीं हो जाता। हमने वर्किंग के लिए क्या किया, अपना मेन सर्किट K1 को क्लोज करके मेन सर्किट को ऑन कर दिया। मेन सर्किट को ऑन करने के बाद K2 को ओपन रखकर हम जॉकी को अलग अलग ए से बी तक तार पर अलग अलग स्थानों पर रखकर नल पॉइंट प्राप्त करते हैं। पहले हम अलग अलग तारों के बीच में दो तारों के बीच में रखते हैं। डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन यदि दोनों के बीच अपोजिट है तो इसका मतलब है कि इन दोनों तारों के बीच में जीरो डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा। फिर हम तार जॉकी को उठाकर अलग अलग स्थानों पर रखते हैं, और यदि हमें जे पर जीरो डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है तो इस जीरो डिफ्लेक्शन को हम नोट कर लेते हैं। सपोज EG इज इक्वल टू L1। तो चूंकि इस समय K2 ओपन है तो ये किसके लिए होता है, E1 के लिए, इसके EMF के इक्वल होगा। तो यदि इसका पोटेंशियल ड्रॉप रो हो तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू रो इंटू L1। अब टर्मिनल वोल्टेज के लिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स से K2 को लगा देते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम 2 ओम या 4-3 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सेल से धारा ली जाएगी और सेल के टर्मिनल के बीच का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज हमें मिलेगा, मान लो इसका वोल्टेज माने टर्मिनल वोल्टेज V है, तो कुंजी K2 को लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स से, किसी रेजिस्टेंस R का हमने क्या निकाल लिया, नॉन रेजिस्टेंस R हमने निकाल लिया। और इस कंडीशन में फिर से हम जॉकी को A से B के बीच में रखकर क्या निकालते हैं, A से B के बीच में रखकर नल बैलेंस या जीरो डिफ्लेक्शन प्राप्त करते हैं और फिर से दूरी को बैलेंसिंग डिस्टेंस को नोट कर लेते हैं। यदि AJ इज इक्वल टू L2, AJ1 इक्वल टू L1, AJ इक्वल टू L2, देन चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ रो है तो V इज इक्वल टू रो इंटू L2। सो हेंस E अपॉन V इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन रो इंटू L2। रो इज कैंसिल्ड बाय रो, then we get E upon V is equal to L1 upon L2. Since internal resistance R is equal to known resistance R, E upon V minus 1 होता है। ये रिलेशन हमने एस्टेब्लिश की थी। तो सिंस R is small r, internal resistance R is equal to known resistance R into E upon V minus 1 में हम वैल्यू रख देते हैं R इंटू
ई अपान वी L1 अपान L2 -1। यहाँ R नॉन रेजिस्टेंस है जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालते हैं। इस तरह से अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल के और रियोस्टेट से वैल्यू चेंज करके हम R के 3-4 वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं और हमें क्या मिल जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट थे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए हैं। अब आप लोग पढ़ लेना, ये प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे ही। तो सेंसिटिविटी क्या होती है कि सेंसिटिविटी एक क्वेश्चन बनता है, तो सेंसिटिविटी के बारे में भी एक्सप्लेन किया कि सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम वैल्यू के लिए कितना सेंसिटिव है। और सेंसिटिव बनाने के 2 ही तरीके हैं कि या तो हम लेंथ को इंक्रीज कर दें या जो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कम कर दें, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कम हो जाएगा। जब K इक्वल टू बी अपान एल, तो या तो हम L को बढ़ा दें तो K कम हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप गिर जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी, माने और अधिक सेंसिटिव हो जाएगा। या फिर हम I को कम कर दें, I को कम कर देंगे तो V कम होगा और K की वैल्यू कम हो जाएगी, हमारा पोटेंशियोमीटर और अधिक सेंसिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये यूनिट पूरी की पूरी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।